बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1 is which of the following principles suggests that different body parts develop at different rates at various stages of development? यानी कि निम्न में से कौन सा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है which of the following principles suggests that different body parts develop at different rates at various stages of development? यानी कि कौन सा एक विकास का सिद्धांत है जो ये मानेगा या सजेस्ट करेगा कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, आपका हाथ पैर दिमाग शरीर व्हाटएवर इट इज, बॉडी पार्ट्स जो है वो अलग अलग रेट पे डेवलप करते हैं, यानी डिफरेंट रेट होता है, डेवलपमेंट की जो दर है वो विभिन्न है। ठीक, ये कौन सा एक प्रिंसिपल यहाँ पे सुझाव देगा? 76% लोग कह रहे हैं डी। चलिए देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल। देखो डेवलपमेंट, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स ये था, कई सारे लोगों ने ए ऑप्शन चूज कर लिया था जब उनको कम टाइम मिला था, तो उन्होंने यूनिडायमेंशनल कर लिया। देखो यूनि का मतलब होता है सिंगल, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे की भलाई मल्टी में है ना कि यूनि में। हमेशा याद रखिएगा 99.9% जगह पे ये चीज आपके काम आएगी, ये फंडा है। यूनि मतलब सिंगल, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन हो, यूनिडायमेंशनल हो, ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि बच्चे जब मल्टीपल तरह के हैं तो यूनि से काम थोड़ी चलेगा। यूनि मतलब सेम सिंगल, तो मल्टी डायमेंशनल हो तब तो समझ आता है, बहुआयामी होना चाहिए। विकास जो है वो बहुआयामी है, ना कि सिंगल आयाम है या एक आयामी है। सिर्फ एक पक्ष में थोड़ी होता है कि शरीर बढ़ रहा है तो शरीर ही बढ़ेगा, दिमाग भी है, सामाजिक विकास भी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी है, उसमें मॉरल भी आ जाएगा, उसमें लैंग्वेज भी आएगा। तो बेसिकली यूनिडायमेंशनल नहीं होता, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल डेवलप। और इसीलिए हम मल्टी लिंगुअलिज्म की बात करते हैं, इसीलिए हम बात करते हैं आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, क्योंकि हमारा मल्टीपल तरह से जो है डेवलपमेंट है, मल्टी डायमेंशनल है, कई सारी डायमेंशंस हैं। इसीलिए हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हम दें। बेसिकली यूनि को हटा के मल्टी लाना है, ये याद रखिएगा पूरे पेडागोजी में। डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। अगेन भाई डायरेक्शन ना तो यूनि डायरेक्शन भी नहीं हो सकती और डायमेंशन भी नहीं हो सकती। डायरेक्शन है कि एक ही दिशा है, एक ही दिशा में बढ़ेगा। डायमेंशन है कि बाकी प्रकार नहीं है, सभी प्रकार हैं, कई प्रकार हैं। डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ये दुनिया में कोई भी नहीं कहेगा। मतलब कुछ लोग हैं जो स्टेजेस की बात करते हैं, उनके अलावा जनरली अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया है। वूम्ब टू टूम्ब जाएगा, यानी गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी समाप्त नहीं होता। तो डी ऑप्शन ही बचता है हमारे पास एक सही उत्तर। पढ़ लेते हैं क्यों है सही। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी जो विकास की दिशा है वो प्रॉक्सिमो डिस्टल है, सेंटर टू आउटवर्ड जाती है, केंद्र से पेरिफेरी यानी सीमाओं की ओर जाती है। कि बच्चा पहले आप हाथ में कोई कैच भी लेंगे तो पूरे हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में पेन भी पकड़ेगा तो पूरे हाथों से पकड़ेगा, धीरे धीरे क्या होगा इस 2 फिंगर से भी वो उठाना शुरू कर देगा। दैट मींस जो डायरेक्शन है वो प्रॉक्सिमो डिस्टल है। और सेफेलोकॉर्डल भी, सेफेलोकॉर्डल क्या, सर से पैर तक जाएगा विकास, हेड टू टो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा पहले अपना सर संभालना शुरू करता है, फिर गर्दन, फिर बाकी के बॉडी पार्ट्स और फिर खड़ा होना शुरू करेगा, तो सर से पैर तक जाता है। तो ये दोनों ही दिशाएं हैं, बाकी 3 जो हैं वो बिल्कुल भी सही बात डेवलपमेंट के विषय में नहीं है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज थोड़ी ट्वीक की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कल आप लोगों ने बहुत क्वेश्चंस गलत किए हैं, आप लोग कमेंट्स में बोल भी रहे थे, और यही गलतियां हमें हटानी है, क्योंकि अभी तो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, जब ये और मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे तब तो और दिक्कत होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा एक स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है? पहला ऑप्शन है चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी जो बच्चों का विकास है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में काम करता है, बात तो ठीक है। फिर है चाइल्डहुड इज अ पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, यानी बचपन या बाल्यावस्था वह अवधि है जिसको 10 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। फिर है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शंस, यानी बच्चों की जो सोच है, जो चिंतन है, वो प्रभावित नहीं होता समाज में इंटरेक्ट करने से। क्यों नहीं होता भाई, जब आप 4 लोगों से मिलेंगे दिमाग भी आपका उनसे प्रभावित होगा ही होगा, कुछ हद तक तो होगा ही, तो ये नहीं कह सकते। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोनली डिटरमिन्ड बाय जेनेटिक्स, ऐसा भी नहीं है सिर्फ जीन्स या हेरिडिटी या आनुवंशिकता से ही प्रभावित होता हो, वातावरण का भी अहम रोल है। तो ये दोनों तो वैसे ही हट गए। बात रही 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस की, तो ऐसे तो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग स्टेजेस हैं। रॉस ने 8 दी है, कोई और 4 देगा, कोई 3 देगा, तो ये तो कोई एक यूनिवर्सल बात नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि 93% लोग आप लोग दे भी रहे हैं। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बच्चों का विकास होता है। कैसे भाई, जिस समाज में जिस संस्कृति से वो हैं ऐसे ही लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, ऐसे ही किताबें पढ़ेंगे, ऐसे ही भजन सुनेंगे, गाने सुनेंगे, कुरान पढ़ेंगे, व्हाटएवर इट इज, जो भी उनका सोसाइटी और कल्चर है उसी परिप्रेक्ष्य में उनका विकास होगा। ये बात बिल्कुल 100% सही है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। वाइगॉस्की भी ऐसा ही मानते हैं। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटर्मिन्ड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस इज कॉल्ड, यानी कि आनुवंशिकता देखिए, अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस ऑफ प्री डिटर्मिन्ड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस, यानी कि आनुवंशिक विन्यास से पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स जो पहले से ही निर्धारित हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, वो टाइम के साथ जब सामने आते हैं तो उसको क्या कहते हैं। पता नहीं कितनी बार हमने डिस्कस किया ये चीज कि जब टाइम के साथ अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। हाथ पैर आपके जन्म से थे, बट वो चलना फिरना दौड़ना कब शुरू किया उन्होंने जब मैच्योरिटी आई, जब परिपक्वता आई। और ये परिपक्वता या मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड होती है हेरिडिटी से, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि किससे आनुवंशिकता से प्रभावित होती है जो मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि 4 किताब पढ़ के आ गई, उसका भी प्रभाव पड़ सकता है, बट इस पे ट्रेनिंग का ऐसा बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। टाइम के साथ अनफोल्ड होने वाले जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मैच्योरिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक्टिव होना प्यूबर्टी में, वो क्या है, मैच्योरिटी की वजह से हुए, एज के साथ आया है, ठीक है। और हमारे अंदर हमारे जेनेटिक कोड में वो था, ठीक है, जेनेटिक कोड में वो हमारे था कि आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो मैच्योरिटी से आएगा, वो एज के साथ आएगा। हमारी हेरिडिटी में वो कोडेड है, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम कोडेड है, उसी तरह से हमारे जेनेटिक्स में कोडेड है वो चीज कि हम ये कर सकते हैं, बट टाइम के साथ अनफोल्ड होगा। आप देखते हैं बच्चा चलना शुरू कर दिया, फिर दौड़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, है ना, उसका फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, पेन पकड़ता है तो अच्छे से ड्रॉ करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मैच्योरिटी आ गई है उंगलियों में भी। तो अडेप्टेशन, लर्निंग, सोशलाइजेशन इसको नहीं कहते। लर्निंग बेसिकली एफर्ट और प्रैक्टिस से आती है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 4। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को, डैश इज अ प्राइमरी एंड डैश इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कौन सा एक प्राथमिक कारक है सामाजिकरण का और कौन सा एक सेकेंडरी है। बताइए। प्राइमरी के नाम पे आपको सिंपल पता है, परिवार परिवार परिवार। एनी डे फैमिली इज अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, है ना। हम सभी ये बात बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं। किसी को भी दिक्कत हो रही हो तो बता देना। ये विक्की कौशल का ऐड आ रहा है मेरे सामने, मैं अपनी वीडियो देख रही हूँ, तो खैर आ जाओ फटाफट से बताओ। 4th का ए, ज्यादातर लोगों की नजर में 4th का ए इज द राइट आंसर। मतलब फैमिली इज अ प्राइमरी, फैमिली यानी परिवार इज अ प्राइमरी एंड स्कूल इज अ सेकेंडरी एजेंट। स्कूल क्या होगा, सेकेंडरी होगा, ठीक। मीडिया सेकेंडरी होता है, फैमिली प्राइमरी। तो ये तो ऑपोजिट हो गया भाई। पहले क्या पूछा है, पहले पूछा है प्राइमरी तो फैमिली है, सेकेंडरी क्या है, स्कूल। पहले पूछा है प्राइमरी, स्कूल तो प्राइमरी नहीं हो सकता, मीडिया प्राइमरी नहीं हो सकता, मीडिया प्राइमरी नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है समझिए थोड़ा सा, है ना, समझने का कीजिए प्रयास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 year old children's moral decisions, यानी 7 से 8 वर्ष का बच्चा जो कि प्राइमरी स्कूल में होगा, है ना, उसके मॉरल डिसीजंस का, उसके नैतिक निर्णयों का आधार क्या होगा। कि मान लो वो झूठ ना बोले या वो चोरी ना करे, ये वो क्या सोच के करेगा कि चोरी करना खराब बात होती है ना, हमारा अधिकार नहीं है किसी और की चीज पे, ये सब सोचेगा वो नहीं। पहली ही स्टेज में होगा प्राइमरी क्लास का बच्चा, वो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड एवं आज्ञा पालन, जो कि पहली स्टेज है किसकी, मॉरल डेवलपमेंट की, कोहलबर्ग की, है ना। फिर उसके बाद आपका म्यूचुअल गिव एंड टेक आ जाता है, ठीक। तो पनिशमेंट से बचने के लिए वो आज्ञा का पालन करता है कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो मम्मी डांट लगाएंगी या फिर टीचर से पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए वो आज्ञा का पालन करता है। उसके मॉरल डिसीजंस पनिशमेंट और ओबीडियंस बेस्ड होते हैं, राइट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। सीरिएशन इन जीन पियाजेस थ्योरी रेफर्स टू, सीरिएशन याद कीजिए, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। CCS यूनिवर्सिटी का भी आपको एग्जांपल दिया था चौधरी चरण सिंह। CCS क्या है यहाँ पे, कंजर्वेशन, और क्या था, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। कंजर्वेशन बोले तो संरक्षण, कि बच्चे को समझ में आ जाएगा कि शेप और साइज चेंज होने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता, क्वांटिटी चेंज नहीं होती। 500 ml पानी है, उसको आप
ट्रक में डालो, आप टब में डालो, आप बाल्टी में डालो, चाहे एक बॉटल में रखो, 500 ml ही रहेगा। दिस इज कंजर्वेशन। ठीक, क्लासिफिकेशन क्या है कि वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे चीजों को कैटेगराइज करने लग जाएगा। तीसरी चीज है सीरिएशन, यानी सीरीज में लगाने लग जाएगा, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये कब आता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में CCS आ जाता है, जो कि थर्ड स्टेज है। ठीक, द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, फॉर एग्जाम्पल लेंथ। यानी मान लीजिए यहां हमारे पास 3 पेन हैं, तो बच्चों को पता है कि ये सबसे छोटा है लेंथ वाइज, ये इसके बाद, फिर ये इसके बाद। ये क्या सीरिएशन में लगाना आ गया, असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना आ गया किसी एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे, चाहे वो कलर के बेसिस पे हो, चाहे वो लेंथ के बेसिस पे हो। 66% आंसर्स ही सही आ रहे हैं इसमें, तो आपके 90% से ज्यादा आंसर्स सही आने चाहिए थे। ठीक, द एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, इसको हम कहते हैं कि ईगोसेंट्रिज्म जा रहा है, इसको सीरिएशन नहीं कह सकते, कि दूसरे के पर्सपेक्टिव को अब वो समझने लगा है, दैट मीन्स उसमें ईगोसेंट्रिज्म की जो मात्रा है वो हो गई है कम। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है हमें। आगे बढ़े। आ नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग एज यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का यहां दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं है। द एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेसेस लाइक वंस स्कूल, ऐसा भी ये नहीं है, कोई मैपिंग की स्किल तो यहां आ नहीं रही है। तो सिंपल है, द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, फॉर एग्जांपल लेंथ, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, है ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाना आसान भाषा में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Nasima, a 5-year-old, is certain that rolling out a ball of clay into a snake creates more clay. यानी एक 5 साल की बच्ची है जिसका नाम है नसीमा। ठीक, उसको ऐसा लगता है, वो ऐसा मानती है, रोलिंग आउट अ बॉल ऑफ क्ले, यानी चिकनी मिट्टी के गोले को, जो वो क्ले नहीं होता जिससे बच्चे कोई भी शेप बनाते रहते हैं, है ना, उसको दबाकर लंबा कर देने से, उस बॉल ऑफ क्ले को ऐसे लंबा कर देने से वो क्ले की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। यानी अभी क्ले जो है वो इतना है, मान लीजिए एक गोले के शेप में, एक सर्कल के शेप में, और उसको अगर शेप देकर के लंबा बना दिया, दैट मीन्स उसकी मात्रा बढ़ गई, है ना, वो बड़ा हो गया। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड हर थिंकिंग। जीन पियाजे के अनुसार ऐसा सोचना कि मात्रा बढ़ गई, ये जो क्ले इतनी थी उसको सांप के रूप में परिवर्तित कर दिया तो वो ज्यादा बन गई क्ले, मतलब ये कम है और इसको जब फैला दिया गया तो ये ज्यादा बन गई। क्या है ये? एनिमिस्टिक थिंकिंग है, सेंट्रेशन है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग है, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस है। अब जिन्होंने रट्टे लगाए हैं वो सीधा सीधा आंसर कह रहे हैं कि ये है एनिमिस्टिक थिंकिंग। बच्चे ने ये नहीं कहा कि जो स्नेक है वो रियल बन गया, है ना, जो क्ले का स्नेक है वो रियल है, ये नहीं कहा उसने कहीं भी। एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है जीववाद, जब आप निर्जीव चीज को भी सजीव समझते हैं कि इस बोर्ड से अगर मुझे चोट लग जाए तो मैं भी इसको 2 थप्पड़ लगाऊं। और वो जो चींटी मर गई वाला एग्जांपल हम यूज करते थे कि बच्चा धूल में गिर जाता था बचपन में, तो माँ बाप कहते हैं अरे मतलब कोई बात नहीं, चींटी मर गई होंगी। या फिर टेबल से चोट लग गई तो उस टेबल को 2 बार थप्पड़ लगा दिया तो बच्चे को लगता है हाँ इसे भी चोट लगी होगी, मतलब वो निर्जीव चीज को भी सजीव समझेगा। ये है एनिमिस्टिक थिंकिंग। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, बच्चे ने ये नहीं कहा कि सांप रियल है, स्नेक जो है वो रियल है। दिस इज सेंट्रेशन, प्योर सेंट्रेशन, केंद्रीयता कहते हैं इसको। बी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। सबने गलत आंसर दिया, सिर्फ 13% लोग सही दे रहे थे, अभी 19 हो गया बढ़ करके। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तो 11 साल के बाद आएगी, उसमें एब्स्ट्रैक्ट थॉट लगेगा, कहीं एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा आपके लिए, है ना। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस होता है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए इज टॉलेस्ट या टॉलर देन बी एंड सी, या ए इज टॉलेस्ट। ठीक, तो ऐसी गड़बड़ नहीं करनी। इतना बेसिक अगर हम आंसर गलत करेंगे तो कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैयाओ, बताओ एक बार। ठीक है, सेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन क्या है? जब उसको ये समझ में आ जाए कि ये क्ले इतनी ही रहेगी, चाहे मैं इसे सांप बनाऊं, तूफान बना दूं, कुछ और बना दूं, ट्रक बना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्रा उतनी ही रहेगी। सेंट्रेशन की वजह से ही कंजर्वेशन नहीं आ पाता है, क्योंकि सारा ध्यान बच्चे का एक प्रॉपर्टी पे ही है किसी चीज की। अगर लंबाई पे ध्यान है तो लंबाई पे ही है, वो ये नहीं देख पा रहा कि मात्रा तो उतनी ही है। Lev Vygotsky offered a theory of cognitive development along the principle of, यानी Vygotsky ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया किस एक सिद्धांत के आधार पे या किस एक अप्रोच के बेसिस पे? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस या यूनिवर्सलिज्म? बताइए, सिंपल आंसर क्या है इसका? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद। क्योंकि वाइगॉस्की क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं, संरचनावादी हैं, जो मानते हैं कि नॉलेज को एक्टिवली समाज और संस्कृति के साथ इंटरेक्ट करके क्या किया जा सकता है? क्रिएट किया जा सकता है, कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। यानी बच्चा अपने समाज संस्कृति से सीखता है, अन्योन्य क्रिया करके, अंतः क्रिया करके। ठीक है जी बात। तो सामाजिक संरचना क्लियर है बात। बिहेवियरिज्म तो व्यवहारवाद की बात तो वाइगॉस्की दूर दूर तक नहीं करेंगे। स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, हल, टॉलमैन
और क्या पढ़ रहे थे हम, गुथरी, ये लोग हैं जो बिहेवियरिज्म को फॉलो करते हैं, जेबी वॉटसन, ठीक। साइको एनालिसिस में सिगमंड फ्रॉइड आ जाएंगे, कार्ल गुस्ताव युंग आ जाएंगे, एडलर वगैरह। फिर आता है यूनिवर्सलिज्म, जिसकी बात हम कभी करते ही नहीं है, ठीक। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। Which of the following is the term used by Lev Vygotsky to describe child's act of speaking to herself? यानी लेव वाइगोस्की, एक बच्चा जो खुद से ही बातें कर रहा है बोल बोल करके, खुद से ही कर रहा है बातें बोल बोल करके बच्चा, इसको वाइगोस्की क्या कहेंगे? खुद से बातें करना, सेल्फ टॉक, है ना। वो गाना याद कर लो, वो विलेन का कौन सा गाना था वो, कोई तो था भाई, एक रात, है ना। वो टोटल प्राइवेट टॉक है ना, टोटल प्राइवेट स्पीच है, सेल्फ टॉक है, ठीक। प्राइवेट स्पीच कब है? जब बच्चा किसी और से बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो मन में बात कर रहा हो, वो बोल बोल करके खुद से बातें कर रहा है। अरे वो मेरी वो वाली ट्रेन कहाँ गई, अरे हिमांशी यार तुम भी ना कैसी हरकतें करती हो, है ना, पागल ही हो एकदम, खुद से बातें कर रहे हो आप, ठीक। पेपर में जाकर के याद कर रहे हो, अरे ये बताया तो था, खुद से ही बातें कर रहे हो। दिस इज प्राइवेट स्पीच, मन में नहीं बोल रहे हो, बाहर बोल रहे हो, ठीक है। प्राइवेट स्पीच यानी खुद से बात करना, सेल्फ टॉक। टॉक अलाउड तो फिर सोशल स्पीच हो गया कि आप बाहर बोल बोल के किसी और से बात कर रहे हो, ठीक है। स्कैफोल्डिंग, ये तो टेम्परेरी हेल्प है। ईगोसेंट्रिज्म की बात प्याजे करते हैं, ये ईगोसेंट्रिक स्पीच होती यदि प्याजे के अनुसार पूछा होता। अगर प्याजे के अकॉर्डिंग पूछे तो इसको ईगोसेंट्रिज्म कहेंगे, ईगोसेंट्रिक स्पीच कहेंगे। वाइगोस्की के अनुसार दिस इज प्राइवेट स्पीच एंड इट हेल्प्स इन डायरेक्टिंग वंस थॉट, यानी बच्चे के थॉट को सेल्फ डायरेक्शन के लिए, स्व निर्देशन के लिए काम आता है कि हम खुद को बोल बोल के दिशा देते हैं, है ना। मूर्ख नहीं है, हम खुद को दिशा दे रहे हैं खुद से बात करके, तो दिस इज प्राइवेट स्पीच। वाइगोस्की ने, ये 3 से 6 वर्ष के बीच में रहती है प्राइवेट स्पीच। वाइगोस्की ने 3 प्रकार बताए हैं स्पीच के, जल्दी से बताओ, घर में शोर मचाना शुरू कर दो, जोर जोर से बताओ खुद को बोल के। एक है सोशल स्पीच, सामाजिक वाक, जब बच्चा बोल बोल करके एक दूसरे से बात करे, आपसे बात करे, ठीक है। ये 2 वर्ष के अराउंड आ जाती है, 2 वर्ष में बच्चा बोलना शुरू कर देता है, 2 वर्ड जोड़ के एक सेंटेंस बनाना। फिर आती है प्राइवेट स्पीच, 3 से 6 वर्ष के अराउंड, यानी निज वाक बोलते हैं इसको, 3 से 6 वर्ष खुद से ही बोल बोल के बातें करेगा। फिर आती है साइलेंट इनर स्पीच, यानी अब वो मन मन में किसी को कुछ भी कह सकता है या सोच सकता है मन में, यानी जो ये स्पीच थी अंदर चली गई, और ये आपकी कुछ 6 वर्ष से 5-6 वर्ष से शुरू हो जाती है, और फिर ये तो रहती ही हैं, तीनों ही रहती हैं। तो वाइगोस्की के टाइप्स ऑफ स्पीच हैं ये, है ना, भाषा के प्रकार उनके हिसाब से, भाषण के प्रकार, ठीक है जी। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट पे। प्याजे इसी स्पीच को ईगोसेंट्रिक कहते हैं बच्चा अहम केंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड है, इसलिए खुद से बातें करता है, ये किसी काम की नहीं है एज पर प्याजे, बट वाइगोस्की के अनुसार ये बहुत ही काम की है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या है? जहां एक्टिविटी सेंटर्ड हो जो क्लास, जो लर्निंग बाय डूइंग को सपोर्ट करे, जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, जो बच्चे को केंद्र में रखे। इसकी बात कौन करता है? जॉन डूई बात करते हैं इसकी, है ना, जिनको हम जॉन डीवी भी कह रहे हैं, जिन्होंने लैब स्कूल्स खोले शिकागो में, अमेरिका के, ठीक, 19th सेंचुरी में। फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, प्रोग्रेसिव स्कूल। देखो ड्रिल एंड प्रैक्टिस में कितना एक्टिव है बच्चा, बस वो 2 एकम 2 2 दूनी 4 कर रहा है, एबीसीडी, मतलब सेम चीज को रिपीट करना ड्रिल एंड प्रैक्टिस है, ये उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड सेग्रीगेशन, आप बच्चे की जो एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग है वो नहीं करना, फिक्स्ड नहीं करना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना, मिक्स्ड ग्रुपिंग होनी चाहिए, अगर हो रही है तो हेट्रोजेनस ग्रुप में डालो उसको, ना कि सेम फिक्स्ड ग्रुप में। कोलैबोरेटिव लर्निंग, बिल्कुल सही बात है कि जहां बच्चे ग्रुप में कोलैब करके, कोऑपरेट करके एक दूसरे से सीख रहे होंगे, एक्टिव है बच्चा, जहां एक्टिव है वही सही उत्तर है। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट की बात यहां नहीं होती, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 84% लोग सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 says a child has the ability to understand the intentions and desires of others, यानी एक बच्चे के अंदर वो क्षमता है कि वो दूसरों की इंटेंशन, कोई उससे बात कर रहा है तो उसको समझ में आ रहा है ये इतने प्यार से बात क्यों कर रहा है ना। तो इंटेंशन दूसरों की और डिजायर्स, सामने वाले की क्या इंटेंशन है और उसकी डिजायर क्या है, इच्छा क्या है, ये समझ पाने की जो क्षमता है यदि किसी बच्चे में, तो ये किस प्रकार की बुद्धि है। हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी है ये, MI बोलते हैं जिसको, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। 8 प्रकार की बुद्धि की बात हुई है ना, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। उसमें से कौन सा प्रकार है ये बुद्धि का, बताइए एक बार। सिर्फ 53% लोग ही सही उत्तर दे पा रहे हैं इतने आसान क्वेश्चन का। एक्चुअली आप लोग ना इंट्रा और इंटर में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, और अभी भी 43% आंसर्स गलत, इवन 43 क्या 46% आंसर्स गलत, 50% लोग ही मुश्किल से दे पा रहे हैं सही उत्तर इतने आसान क्वेश्चन का। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, हैं देखने में मग्न हो जाते हो, ये भी अच्छी बात है।
देखो एक बार, एक बच्चे के अंदर क्षमता है कि वो दूसरों की इंटेंशन और उनकी डिजायर, उनसे बात करके वो लोगों को समझ पाता है, दैट मीन्स इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, अंतः व्यक्तिक बुद्धि है। अब समझ पा रही हूं मैं गड़बड़ क्या है, ये हिंदी में ऊपर नीचे लिख दिया इन्होंने, है ना, ये अंतः, हाँ आते हैं, चलो हिंदी वाली प्रॉब्लम पे आएंगे। स्पेशल इंटेलिजेंस हो नहीं सकता। स्पेशल क्या होगा, जो आपका कार्टोग्राफर है, जो व्यक्ति मैप बनाएगा, इंटीरियर डेकोरेटर है, मूर्तिकार है, उन सब में स्पेशल पाई जाएगी, स्पेस से रिलेटेड या डायरेक्शन से रिलेटेड। नेचुरलिस्टिक गार्डनर या फिर फार्मर वगैरह में पाई जाएगी, जो लोग खेती कर रहे हैं या जिनको गार्डनिंग का शौक है या जो भी नेचर से रिलेटेड है। देखो इंट्रा होता है स्वयं, सेल्फ। इंट्रा मतलब खुद को समझने में जो व्यक्ति अच्छा है वो है इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस रखने वाला व्यक्ति। जो लोगों को समझने में अच्छा है वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस व्यक्ति। थियरिस्ट हो सकता है एक, है ना, इवन टीचर्स भी हो सकते हैं। अंतरा व्यक्तिक और अंतः व्यक्तिक क्या है, खुद में। देखो हिंदी में उल्टा हो जाता है ये। अंतरा का मतलब है यहाँ पे दो या दो से अधिक लोगों में, हिंदी में उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ की है, ठीक। तो अंतः व्यक्तिक तो खुद में होगा, ठीक। इंग्लिश में पढ़ लिया करो। और इंग्लिश देखो, ये बोर्ड, सारे बोर्ड्स कहते हैं जितने भी एग्जाम्स लेते हैं, अगर हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन क्रिएट होती है या गलती है अगर मान लीजिए हिंदी में, तो इंग्लिश वाले को ही फाइनल माना जाता है। तो आप इंग्लिश की साइड जरूर पढ़ें जब भी आपको कंफ्यूजन लगे। तो ऐसा मत कीजिए कि आप सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, तो आज की डेट में वो जमाना नहीं रह गया, सिर्फ हिंदी पढ़ के आंसर कर दोगे। पेपर में कई जगह पे गलतियां होती है हिंदी साइड में, और वो इंग्लिश को ही कंसिडर करते हैं। तो सही उत्तर इसका इंटर है, क्योंकि दो या दो से अधिक, जैसे हम बात करते हैं ना इंटर स्टेट, इंटरनेशनल। इंट्रा क्या है, सेम स्टेट में या सेम देश में, या खुद को ही जानना इंट्रा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। एनईपी का एक क्वेश्चन है, Which of the following statements is proposed in National Education Policy 2020? यानी एनईपी में कौन सी एक बात कही गई है। Being educated in one's mother tongue is determined to educational and technological advancements. यदि आप अपनी मातृभाषा में शिक्षित होते हैं तो ये आपको प्रौद्योगिकी में उन्नत करेगा, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में और बाकी चीजों में हेल्प करेगा। फिर इसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन, स्कूल्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। यानी जो स्कूल्स हैं उनको एनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि वो इंग्लिश को अपनी पहली भाषा बना लें। ऐसा कैसे पॉसिबल है, फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग कैसे बना लेंगे, है ना। फिर आती है बात, मल्टीलिंगुअलिज्म हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। बात तो ठीक है। बाइलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूजेस स्टूडेंट्स, यानी अगर आप दो भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, ये तो अच्छी होती है आपके संज्ञान के लिए, आपके दिमाग के लिए। Being educated in one's mother tongue is detrimental to educational and technological advancements. देखो ये वर्ड इन्होंने गड़बड़ लिख दिया कि रुकावट बनेगा यदि आप अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं तो आपकी एजुकेशनली आप बेहतर नहीं कर पाएंगे या फिर टेक्नोलॉजिकली आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। हम रुकावट नहीं मानते मातृभाषा को कहीं से भी। सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर, जो कि आप लोग दे भी रहे हैं 78%। मल्टीलिंगुअलिज्म हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। ऐसा रिसर्च में भी पाया गया है कि जिन लोगों को दो या दो से अधिक भाषाएं बोलनी आती हैं वो संज्ञानात्मक रूप से, वो दिमागी रूप से ज्यादा बेहतर, उनका जो कॉग्निशन है, उनकी थिंकिंग, परसेप्शन, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, ये सारी स्किल्स अच्छी होती है, उनका संज्ञान, उनकी समझ बेहतर होती है जिनको ज्यादा भाषाओं का ज्ञान होता है। तो बहुभाषिता एक अच्छी रिसोर्सफुल चीज है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, जेंडर रोल्स आर, यानी जो लिंग भूमिकाएं हैं वो क्या है। अब देखो ऑप्शन में चेंज करेगा, ऑप्शन चेंज होगा, टॉपिक तो सेम ही है, भाषा, ऑप्शन में भी लैंग्वेज चेंज कर दी है बस। जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जो समाज ने भूमिकाएं दी हैं। जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। और वहीं अगर सेक्स लिखा होगा तो हम कहेंगे बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है ना। सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, हमारी बायोलॉजी से संबंधित है। ठीक ठीक, क्लियर है भाई। महिलाएं बच्चों को जन्म दे सकती हैं, ये सेक्सुअल एक रोल हो गया एक तरह से, या बायोलॉजिकल एंटिटी है, ये जैविक आधार है। लेकिन महिलाएं ही खाना बनाएंगे, दिस इज सोशल कंस्ट्रक्ट, वो फिर जेंडर हो गया। ठीक, तो जेंडर क्या है, समाज ने बनाया है, सेक्स बायोलॉजिकल है, जैविक है। ठीक, अब इसमें सारे लोग गलत आंसर दे रहे हैं, भर भर के 58% लोग गलत आंसर दे रहे हैं, है ना। जेनेटिकली डिटरमिन्ड जेंडर थोड़ी होता है, सेक्स होता तो समझ सकते थे हम। ठीक, बायोलॉजिकल सेक्स, ठीक। इनेट बिहेवियर, आंतरिक व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, ऐसा तो कुछ नहीं होता जेंडर में, तो सोशली लर्नेड चीज है। कोई भी सही नहीं है, सिर्फ ए ऑप्शन के अलावा, लर्नेड बिहेवियर। अब आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था या तो यहां लिख दो कि ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, तब तो हम सही कह देंगे। भाषा चेंज हो गई ना, इन्होंने कह दिया लर्नेड बिहेवियर है,
लर्नड है, यानी सीखा है आपने। कहां से सीखा है? समाज से सीखा है, अपने टीवी में देख के सीखा है कि कपड़े तो है महिलाएं धो रही हैं एड में, ठीक, या खाना तो सिर्फ महिलाएं बना रही हैं, या पुरुष बाहर जा रहे हैं, ठीक, ये सब क्या है? लर्नड बिहेवियर है। जेंडर रोल्स कि महिलाओं को ऐसे रहना चाहिए और पुरुषों को ऐसे रहना चाहिए, ये आपने सीखा है दुनिया में आके, ये आपकी कोडिंग में नहीं था, बायोलॉजिकल, ठीक, तो ये लर्नड बिहेवियर है, यानी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, एक ही बात होगी इसकी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा एक बार। देखिए, द प्राइमरी गोल ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई बोलते हैं इसको, असेसमेंट का आकलन का एक तरीका है, सीबीएसई ने लागू किया था 2009 के अराउंड। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सतत एवं समग्र, सतत एवं व्यापक, यानी एक तो लगातार हम असेसमेंट करते रहें बच्चों का, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिवली करें, हर पक्ष में करें, करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी सिर्फ पेन पेपर टेस्ट न लें, हम ये भी देखें वो किस क्षेत्र में अच्छा है, उसको भी वैल्यू कर पाए, ठीक है। तो मतलब होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं, सर्वांगीण विकास की हम बात करें, ठीक। तो प्राइमरी गोल क्या था इस चीज का, जो मैंने आपको बता दिया, होलिस्टिक असेसमेंट, टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद वन अनदर, यानी एक दूसरे से कंपेयर करना, ये किसी भी आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बच्चों को आप खुद से कंपेयर कर सकते हो उसी से, ना कि बाकी के 4 बच्चों से। फिर आता है बी ऑप्शन, टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर स्टूडेंट्स, यानी बच्चों की समझ का आकलन कर सकें आप और उसके अनुसार अपने पेडागोजी में, पेडागोजी मतलब टीचिंग मेथड्स में, अपने पढ़ाने के तरीके में या करिकुलम में मॉडिफिकेशन ला सकें। हाँ, यही बिल्कुल सही बात है। टू असाइन रैंक्स टू स्टूडेंट्स, बच्चे को रैंक करना, फर्स्ट कौन आया सेकंड कौन करना, ये उद्देश्य नहीं होता, प्राइमरी गोल ये नहीं है। टू डिक्लेयर स्टूडेंट्स एज पास और फेल, अगेन लेबल करना बच्चे को, ये भी उद्देश्य नहीं हो सकता किसी भी आकलन का। तो एकमात्र सही उत्तर क्या है? बी ऑप्शन, टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर स्टूडेंट्स। भाई सिस्टम किसके लिए? बच्चे के लिए, बच्चा सिस्टम के लिए थोड़ी है। तो आप बच्चे को आकलन इसलिए कर रहे हैं कि जो आपने पढ़ाया साल भर या जो भी आप सिखा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, किस हद तक आता है, अगर आता है तो क्या बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बन रही है, आपको अपने करिकुलम में क्या चेंज लाने की जरूरत है, अगर जरूरत है तो अपने टीचिंग मेथड्स में क्या परिवर्तन लाना है, अगर बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा तो ये सब चीजों के लिए होगा, फीडबैक के लिए होगा। तो छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यचर्या तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। तभी तो हम नई नई एजुकेशन पॉलिसीज ला रहे हैं और 70 चीजें, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे के हित में होनी चाहिए चीजें, है ना। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 15 और 5 क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। 4200 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 2500 लोगों ने लाइक किया है। यहाँ बिना लाइक के कोई नहीं जाएगा, है ना। हम यहाँ बोलाएंगे, अथॉरिटेरियन बनेंगे हम यहाँ पे, है ना, हमारी चलेगी। देखिए, बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर हर क्लास, व्हाट ऑल शुड द टीचर कीप इन माइंड, यानी आपको असेसमेंट का मेथड कि किस तरह से आकलन करना है। बच्चों से पेन पेपर टेस्ट लेना है, बच्चों से ओरल टेस्ट लेना है, बच्चों से कोई एक्टिविटी करा के उनको जांचना है, कौन सा एक तरीका आप अपनाएंगे आकलन का, ये डिसाइड करने से पहले टीचर को क्या दिमाग में रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है, हु इज गोइंग टू यूज द रिजल्ट्स बिसाइड मी, यानी टीचर को ये सोचना चाहिए कि ये जो रिजल्ट्स आएंगे इनको कल को गवर्नमेंट यूज कर सकती है, स्कूल वाले यूज कर सकते हैं, या कौन यूज करेगा, किस उद्देश्य के लिए ये रिजल्ट्स यूज किए जाएंगे कल को। बात तो ठीक है भाई, उसी पर्पस से फिर डिजाइन किया जाएगा ना जो आपका आकलन का प्रोसेस है पूरा। व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट लर्निंग कर्व्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, यानी बेस्ट तरीका क्या है कि बच्चे के लर्निंग कर्व को, लर्निंग कर्व क्या है, कितने समय में कितना सीखता है, कितनी तेजी से सीखता है, ये देखना। लर्निंग कर्व्स दिए किसने थे? हरमन एबिंगहॉस ने, ठीक। फिर है थर्ड ऑप्शन, विच मेथड वुड हेल्प मी टू रिफ्लेक्ट ऑन माय पेडागोजी, बिल्कुल सही बात है कि कौन सा मेथड मैं आकलन का यूज करूं जिससे मैं अपनी पेडागोजी में, पेडागोजी बोले तो वे ऑफ टीचिंग, आपकी आर्ट ऑफ टीचिंग, आपके वेज ऑफ टीचिंग, कि आप पढ़ाएंगे, साइंस ऑफ टीचिंग अगर मैं कहूं कि आपके पेडागोजिकल मेथड में क्या परिवर्तन की जरूरत है, इसके लिए आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, आप प्रकाश डाल पाएंगे जिस मेथड से, वो तरीका अपना पाएं ताकि आपको भी फीडबैक मिले इंप्रूवमेंट के लिए। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, विच मेथड वुड हेल्प टू लेबल एंड सेग्रीगेट स्टूडेंट्स। इतना नेगेटिव वर्ड है ये लेबल करना, बच्चे पे ठप्पा लगाना आपका काम नहीं है कि तुम पास हो, फेल हो, थर्ड हो, बुरे हो, अच्छे हो, लेबल नहीं करना आपको, और सेग्रीगेट कभी नहीं करना, इंक्लूड करना है, ठीक है। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, इंक्लूसिव एजुकेशन में हम ये बात पढ़ते हैं कि अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जैसे मदर नेचर हम सबको इंक्लूड करके रखती है, वैसे ही आपको भी एक क्लास में बच्चों को इंक्लूजन में लाना है, ना कि सेग्रीगेट करना है, अलग थलग नहीं करना कि तुम 35% लाते हो तुम एक साथ बैठो, तुम 50 लाते हो तुम एक साथ बैठो, टॉपर्स से दूर रहो, सेग्रीगेट नहीं करना, लेबल नहीं करना। तो फोर्थ ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीनों बातें सही हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके ए ऑप्शन में ही गिवन है, फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट और सेकंड इसलिए नहीं होंगे क्योंकि थर्ड भी तो सही है ना, थर्ड में भी गलती नहीं है, तो ओनली ए ऑप्शन सही। 50% लोग कंफ्यूज हो गए इसमें, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, पढ़िएगा।
पढ़िए क्वेश्चन, कुछ 5 सेकंड ले लीजिए। इंक्लूसिव एजुकेशन इंप्लाइज दैट, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि, इंक्लूसिव एजुकेशन से क्या अभिप्राय है बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा बी मेड अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहेगा कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो है सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में दो, क्यों प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते गरीब बच्चे, तो ईडब्ल्यूएस कोटा तो 25% दिया जाता है आरटीई के अकॉर्डिंग प्राइवेट स्कूल्स में भी। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज शुड बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल्स, देखो इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशल स्कूल्स की बात नहीं करता, वो कहता है एक स्कूल एजुकेशन फॉर ऑल, यानी हर तरह का बच्चा एक रेगुलर क्लासरूम में पढ़ पाए। ओनली इंग्लिश बी टॉट इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जाए। देखो जहां भी बात इंक्लूसिव की आएगी वहां बात आएगी ऑल चिल्ड्रन की, हर तरह का बच्चा सीख पाए एक ही छत के नीचे, अंडर द सेम रूफ। ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज बी प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन, योग्यताओं से परे होके, यानी हर तरह के बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके, उपलब्ध हो सके, है ना, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, ये कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो डी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये आंसर आपने सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक है स्टेटमेंट, दूसरा है रीजन, ठीक है, असर्शन और रीजन। While teaching, a teacher should use a variety of ways to represent the context of teaching, यानी पढ़ाते समय एक टीचर को वैरायटी ऑफ वेज का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा पाए, यानी संदर्भ से जोड़ पाए, बच्चों के जीवन से जोड़ पाए चीजों को। बी ऑप्शन है। रीजन क्या है इस बात का, क्यों करना चाहिए वैरायटी ऑफ वेज का इस्तेमाल या अलग अलग तरीकों से क्यों पढ़ाना चाहिए, उसका रीजन सिंपल है, यहाँ पे गिवन, टीचर्स नीड टू अडेप्ट देयर पेडागोजी टू सूट द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स, क्योंकि टीचर्स को अपने मेथड्स में अडेप्टेशन की जरूरत होती है, अडेप्टेशन की जरूरत होती है, क्योंकि विभिन्न तरह के बच्चों की नीड्स को फुलफिल करना होता है, इसलिए वैरायटी ऑफ वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों ही बातें सही हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है, इसका रीजन भी सही है। दैट मीन्स बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसा नहीं है कि करेक्ट नहीं है आर, ठीक है जी। तो सिंपल आंसर है ए ऑप्शन, जो आप लोग दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, देखिएगा एक बार, A child is facing regular difficulty in writing, यानी बच्चों को लगातार दिक्कत हो रही है नियमित रूप से लिखने में, किसमें, लिखने में, राइटिंग में दिक्कत है। She also experiences a challenge in formation of alphabets and spacing of words, यानी अल्फाबेट फॉर्म करने में, मान लो ए बनाना है तो वो ठीक से नहीं बना पाती है ना, और स्पेसिंग में मान लीजिए लिखा है वर्ड्स, है ना, अब इसके बाद वाटर लिखना है तो वो कभी बिल्कुल पास लिख देगी या बहुत दूर लिख देगी बच्ची, ठीक है। तो अल्फाबेट फॉर्मेशन में दिक्कत है, यानी वर्ड्स को बनाने में, अक्षरों को बनाने में दिक्कत है, स्पेस कितना रखना है इसमें दिक्कत है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हिंट्स टुवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी, बच्चे में एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, लेखन संबंधी विकार कहते हैं इसको, क्या, डिस्ग्राफिया। ग्राफ से याद रखना, ग्राफ किससे बनाओगे, हाथ से बनाओगे, तो डिस्ग्राफिया है बच्चे को। डिसलेक्सिया होता है रीडिंग डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया क्या है, रीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। अगर यहाँ डिस्ग्राफिया नहीं होता तो रीडिंग एंड राइटिंग डिसऑर्डर कई बार कह देते हैं डिसलेक्सिया को, बट मेनली डिसलेक्सिया क्या है, एक रीडिंग डिसऑर्डर है। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन संबंधी होता है, ठीक है, यहाँ मैथ्स में होगी ये प्रॉब्लम कैलकुलेशन में, तब तो वो डिसकैलकुलिया होगा। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एडीएचडी तब होगा जब बच्चा एक जगह टिक के बैठ ना पाए, अटेंशन के लिए इधर उधर कूदता फिरे, ठीक। तो ये सब खराब आलेख वैकल्य यानी लेखन संबंधी विकार है, डिस्ग्राफिया है, रेगुलर बेसिस पे लिखने में होती है समस्या। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अगर आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या हैं, हम सभी एक दूसरे से अलग हैं, हमारे इंटरेस्ट में, एप्टीट्यूड में, कलर में, शेप में, साइज में, इंटेलिजेंस में, बहुत सारे आधार पे हम सब में भिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई भी 2 लोग बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, हो जाएंगे तो रोबोट बन जाएंगे, ठीक। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी अलग अलग तरह के बच्चों को अगर केटर करना है टीचर को, तो क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है यूज स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड यूनिफॉर्म वेज ऑफ असेसमेंट, यानी स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए या यूनिफॉर्म वेज का। कल भी बताया था यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज तरीका हर बच्चे पे काम नहीं करता, सबके लिए एक जैसा नहीं चलेगा काम, यहाँ पे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन काम करती है, ठीक। फिर आती है बात आपकी आज शाम वाली क्लास में भी बताया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, यूज अ वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेस एंड मीन ऑफ असेसमेंट, यानी डिफरेंट तरीके आप अपनाएंगे पढ़ाने के और असेसमेंट के भी। ये बात तो सही है, डिफरेंट तरीके, दैट मीन्स वैरायटी ऑफ तरीके का मतलब है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप केटर कर पाएंगे, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन यूज यूनिफॉर्म पेडागोजी, यूनिफॉर्म अगेन सबके लिए सेम नहीं चलेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना है। इंक्रीज द नंबर ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट
पेपर पेंसिल टेस्ट से हर प्रकार का बच्चा केटर नहीं हो पाता। कुछ बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा दे देते होंगे लिख करके, कुछ ऐसे होंगे जिनको बाकी तरीकों से आप वैरायटी ऑफ वेज से असेस करेंगे तो वो अच्छा समझ पाते हैं या अच्छा आकलन उनका हो पाएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि हर बच्चा सिर्फ पेपर पेंसिल पे नहीं सीखेगा। कुछ लोग होंगे जो देख के अच्छा सीखते होंगे, कुछ सुन के अच्छा सीखते होंगे। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता की मूल विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक, यानी क्रिएटिविटी यदि कहीं है तो उसकी मुख्य विशेषता या मुख्य रूप में कैसे पहचानेंगे आप कि कोई क्रिएटिव है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, इंपल्सिवनेस होगी, सेंट्रेशन इन थॉट होगी या कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी। कन्वर्जेंट थिंकिंग कभी भी क्रिएटिविटी से नहीं जुड़ी होती, कन्वर्जेंट थिंकिंग जुड़ी होती है इंटेलिजेंस से। ऐसा कौन कहता है? जॉय पॉल गिलफर्ड कहते हैं, जेपी गिलफर्ड जिनको हम कहते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस से जुड़ी है, ना कि भाई ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, 4 ऑप्शंस में से एक सही चूज करना है। बुद्धि का प्रयोग किया, क्रिएटिविटी थोड़ी लगी है कुछ, कन्वर्जेंट थिंकिंग लगी है। मल्टीपल दिशाओं से एक जगह पे आना, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना, दिस इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। सेंट्रेशन इन थॉट, सेंट्रेशन इन थॉट क्या है? एक ही, जैसे वो था ना सांप वाला एग्जांपल, कि बच्चे ने सांप बना दिया, उसको लग रहा है कि अब लेंथ बढ़ गई इसकी, मतलब सारा फोकस एक चीज पे, बाकी एस्पेक्ट सोच ही नहीं पाओगे, तो नया कहां से सोचोगे अगर सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान है तो। ठीक है, इंपल्सिवनेस यानी वो आवेगशील है, बह जाता है हर टाइम। ठीक, डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द ओनली राइट आंसर, यानी दिशाओं में सोचना, मल्टीपल वेज में सोचना, ओपन एंडेड थॉट। जब दिशाओं में सोचेगा बच्चा, अलग अलग दिशाओं में मल्टीपल तरीके से सोचेगा, तो क्या होगा? कुछ नया निकल के आएगा, क्रिएटिव थिंकिंग आएगी उसके अंदर, नोवेल आएगा, कुछ ओरिजिनल आइडियाज आएंगे। ठीक है, क्रिएटिविटी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, FFOE, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। ठीक,